कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। एकम मनु को गले लगाकर अपनी जिंदगी में मनु के आने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी उसके फ़ोन पर दिव्या का मैसेज आया, मैंने पैकिंग कर ली है, मनु से कहना तैयार रहे। कमाल है, इतनी जल्दी पैकिंग भी कर ली, अभी तो गई थी। मनु के दूर जाने के कारण एकम को लग रहा था कि समय बहुत जल्दी गुजर रहा है। जनाब टाइम देखो, उन्हें गए हुए 4 घंटे हो गए हैं, हमें बातों में समय का पता ही नहीं चला। अरे मेरी डायरी तो दे दो। मनु को डायरी याद आ गई तो वो बोली, अब ये मेरे हाथ में है तो ये मेरी हो गई, तुम नई ले लेना। एकम मुस्कुराता हुआ बोला। डायरी में एकम से छुपाने वाला कुछ नहीं था तो उसने दोबारा मांगी नहीं। फिर उसने सारी तैयारी कर ली थी। 1 बजे के करीब दिव्या अतुल के साथ आई। तब चारों लंच करने लगे। देखो जरा सी भी दिक्कत लगे तो फ़ोन कर देना, वैसे तो हम 24 घंटे तुम पर नज़र रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ भनक लग गई तो बच कर रहना, अतुल बोला। मनु ये नया फ़ोन है, इसमें हमारे सबके नंबर हैं, हमसे जब भी बात करना इस नंबर से करना। तुम्हारे उस फ़ोन से मैंने अपने नंबर मिटा दिए हैं। सुनो, इस फ़ोन को हमेशा छुपा कर रखना, अगर एक फ़ोन उनके हाथ लग भी जाए तो दूसरा होना चाहिए, एकम ने मनु को समझाया। अच्छा सुनो मनु, वहाँ बताना है कि उस दिन होटल में जब तुम टॉयलेट आई थी तो मैं वहीं थी, तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, तुम्हें हवेली का पता नहीं था तो आ न सकी, और अब तुमने इधर उधर पूछ कर पता ढूंढा और अब वापस आ गई। मैं पूरा तत्व विज्ञान की स्टूडेंट हूँ और हवेली देखने के लिए साथ आई हूँ, दिव्या ने मनु को समझाया। लेकिन मैंने तो कहा था कि तुम दिमाग की डॉक्टर बनकर जाना, एकम बोला। नहीं, हमने जाते हुए ये बात सोची कि सरला बहुत शातिर है, अगर उसे पता चल गया कि ये दिमाग की डॉक्टर है तो वो ज़्यादा सतर्क हो जाएगी और इन पर नज़र रखने लगेगी। लेकिन एक पुरातत्व विज्ञानी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता तो वो ज़्यादा नहीं सोचेगी, अतुल बोला। ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ, लेकिन दिव्या का नाम क्या होगा? मनु बोली। सब सोच में डूब गए, ये तो वो भूल ही गए थे। रेनू रख लेना, कह देना कि हैदराबाद की है, अगर पूछे तो कहना, बिना पूछे मत बताना, अतुल ने बताया। फिर दिव्या से बोला, हेलो रेनू, क्या हाल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? सॉरी, रेनू हर अरे गहरे से बात नहीं करती, दिव्या स्टाइल से हाथ मारते हुए बोली। सब हंस पड़े। मनु ने चलते वक्त एकम की तरफ देखा। एकम ने उसका हाथ पकड़ रखा था, दोनों आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देख रहे थे। अतुल ने दिव्या को इशारा किया और बोला, दिव्या चलो हम कार में सामान रख दें, तुम दोनों आ जाना, ध्यान रखना अपना, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा, हम फिर मिलेंगे, एकम बोला। मनु उससे लिपट गई। फिर एकम उसे लेकर बाहर आ गया। दोनों टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी चल दी। मनु बहुत दूर तक पीछे मुड़कर एकम को देखती रही। दिव्या ने उसे देखा तो पूछा, बहुत प्यार करती हो उससे? बहुत ज़्यादा, मनु कहकर सोच में डूब गई। वो आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोलने लगी तो उसे ध्यान आया कि दिव्या भी एकम को पसंद करती है। उसे बुरा लगेगा सुनकर, सो वो चुप होकर बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद बोली, दिव्या जी आपके घर में कौन कौन है? मानसी एक बात बताओ, हमने क्या तय किया था कि मेरा नाम क्या है? दिव्या ने पूछा। रेनू, मनु बोली। दिव्या ने आंखें बड़ी करके उसे आंखों से ही पूछा, तो फिर? उसकी बात समझकर मनु बोली, सॉरी रेनू दीदी, गलती हो गई। वैसे सबसे आसान तरीका बताऊं, तुम नाम लेना ही मत, सीधे दीदी ही कहो, झंझट ही खत्म, दिव्या बोली। हाँ ये भी ठीक है दीदी, मुझे अपने घर परिवार के बारे में बताओ, मनु बोली। मेरे घर में मम्मी पापा और एक भाई हैं, वो लोग शिमला में रहते हैं, बहुत पहले से हम यहीं रहते हैं। पापा रेलवे में जॉब करते थे, हम भी उनके साथ कई साल यहीं रहे। फिर पापा रिटायर हो गए तो वो अपने गांव वापस चले गए, पर मुझे यहाँ काम मिल गया, मैं यहीं रह गई। अब वो ये कैसे बताती कि वो एकम के कारण यहाँ रह गई? पर मनु फिर भी समझ गई थी, एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार क्या होता है ये उससे अच्छी तरह कौन जान सकता है। वो सब जानती थी।
मनु ने देखा कि दिव्या कुछ उदास सी हो गई तो वो बोली, दीदी हमारी अलग ही कहानी है। मेरे माँ बाप ठाकुरों के नौकर हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर नौकरों का। जो ठाकुर खाने को दे दे वो खाना, जो पहनने को दे दे वही पहनना। मैंने अब तक मानसी की उतरन ही पहनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे इनके लिए हम अछूत हैं, लेकिन जब मन करता है जिस मर्जी नौकरानी को उसकी बेटी को उठा ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पढ़ने का शौक देखकर उन्होंने मुझे स्कूल में डाल दिया। मैं बहुत खुश थी। एक 6 साल की बच्ची को नए शहर में बोर्डिंग स्कूल में डाल दो तो वो रोता है, लेकिन मैं खुश थी बाहर आने का मौका जो मिला था। मेरी माँ को 40 साल हो गए उस हवेली से बाहर नहीं निकली। माँ 10-12 साल की थी जब उनकी पापा से शादी हुई। दादी थी नहीं, दादा उन्हें हमेशा घर में रहने को कहते। एक बार दादाजी बहुत बीमार थे, पापा ठाकुर के काम से बाहर गए थे। माँ ठाकुर से दादाजी के लिए दवा लेने गई तो नशे में ठाकुर ने माँ को पकड़ लिया। उसने पूछा कि वो कौन है। माँ ने पापा का नाम लिया और बताया कि वो उनकी पत्नी है, तो ठाकुर ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि पापा उनके खास आदमी थे। मेरे बाद माँ ने फैसला किया कि वो और बच्चे पैदा नहीं करेंगी। उसने पेट दर्द का बहाना करके अपनी नसबंदी करवा ली। मैं 12वीं तक स्कूल में पढ़ी, फिर मैं MCM कॉलेज में पढ़ी, पर मानसी के नाम से। और किस्मत ने मुझे मानसी बनाकर उसकी मदद करने की कितना बड़ा इनाम दिया है। मेरी शादी एकम जी से हो गई। अब मुझे अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं है। मनु ने अपनी सारी कहानी सुना दी। इसका मतलब जिसे हम स्कूल में मिलकर आए थे वो भी तुम ही थी? दिव्या ने हैरान होकर पूछा। हाँ जी दीदी जी, वो मैं ही थी। उस दिन एकम जी ने मुझे फूल दिया था, तब मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है, पर मुझे उनसे उसी वक्त प्यार हो गया था। हम इतने दिनों से साथ हैं, मुझे पता नहीं था कि ये वही हैं। आज इन्होंने बताया तो पता चला कि यही वो फूल वाले लड़के हैं। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है, मनु बोली। हाँ, किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है, दिव्या भी मनु को देखते हुए बोली। दीदी आज सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने 2 जिंदगियाँ जी है, एक एकम जी से मिलने से पहले और दूसरा एकम जी को मिलने के बाद की जिंदगी। पहली वाली जिंदगी जितनी दर्द और दुखों भरी थी, दूसरी उतनी ही अच्छी सुख भरी है। एकम मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं सारे दर्द भूल गई, मनु बोली। वो बोलते वक्त भूल गई कि दिव्या पर क्या बीतेगी। सॉरी दीदी, मैंने शायद ज़्यादा ही कह दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बात करते वक्त मैं बोलती चली गई, मनु बोली। नहीं मनु, अच्छा है, तू बहुत प्यारी है और तेरी बातें भी उतनी ही प्यारी हैं। मनु, मैंने नोट किया कि तुम एकम और अपनी बातें बताते हुए चुप हो जाती हो। तुम्हें मेरे और एकम के बारे में पता है ना? दिव्या ने पूछा। जी दीदी, मुझे एकम जी ने बताया था, पर कोई बात नहीं, मैं इसलिए चुप कर जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बुरा लगेगा, मनु बोले। नहीं पागल, अब ये पुरानी बात हो गई है। अब ये प्यार में वो जुनूनियत नहीं रही जो शुरू शुरू में होती थी। जब इसने कह दिया था कि ये सिर्फ अपनी वाइफ का है, तब से मैं सोचती थी कि ये सब झूठ है, पर जब तुम सामने आ गई तो सब साफ हो गया। तुम्हें जितना जाना है उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि एकम तुम्हें क्यों प्यार करता है। तुम हो ही इतनी प्यारी, जो भी देखे उसे तुमसे प्यार हो जाए। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, दिव्या बोली। कहकर उसने मनु का हाथ दबा दिया, फिर बोली, अब इस बात को लेकर मत सोचना। मनु ने सिर हिलाया और दोनों मुस्कुरा दी। वो दोनों हवेली के नज़दीक पहुंची तो उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा, हर कोने को देखा कि अगर भागना पड़े तो कहाँ से भाग सकते हैं। उन्होंने फ़ोन पर लोकेशन ट्रैकर डाल लिया था जो अतुल और एकम के फ़ोन पर शेयर कर रहा था। वो भी घर बैठे देख रहे थे कि वो दोनों पहुंच गए हैं। मनु को एकम का फ़ोन आया। वो बोला, हेलो मनु, अपना चेहरा ठीक रखना, घबराना मत, सरला बहुत तेज है, सब जान जाएगी। जितना मासूम बन सकती हो बनो, डरना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बी बोल्ड। एकम की बातें सुनकर मनु को कुछ हौसला हुआ। उसने वो फ़ोन दिव्या को पकड़ा दिया और बोली, दीदी इसे अपने पास संभाल कर रख लेना, मुझे बाद में दे देना। मनु घबराओ मत, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है, तो क्यों डर रही हो? मैं मर जाऊंगी पर तुम पर आँच नहीं आने दूंगी, दिव्या ने उसके हाथ को कसते हुए कहा।
मनु ने आंखों से और सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। बाहर की टैक्सी के कारण उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। तब मनु बोली, मैं इस हवेली की छोटी बहू रानी हूँ, मानसी। गेट कीपर ने देखा, फिर अंदर फोन किया। अंदर से हुक्म मिलने पर उन्हें अंदर जाने दिया। वो दोनों टैक्सी से उतर गई और मनु गेट कीपर से बोली, हमारा सामान अंदर पहुंचा दो। गेट कीपर ने देखा कि वो दोनों चलकर अंदर जाएंगी। वो घबरा गया कि छोटी बहू रानी है और हवेली का दरवाज़ा बहुत दूर था, सो उसने उन्हें रोका। मैडम आप 1 मिनट रुकिए, कहकर उसने फ़ोन किया। उसी वक्त अंदर से एक कार आ गई। फिर वो दोनों उसमें बैठकर अंदर चल दे। ड्राइवर ने सारा सामान उस कार में रख लिया। हवेली के दरवाजे पर ही उसे सरला मिल गई। सरला ने उसे ऊपर से नीचे तक शक भरी नज़रों से देखा। सरला कुछ कहती इससे पहले ही मनु उससे लिपट कर बोली, मम्मी आखिर मैंने घर ढूंढ ही लिया। पता है कितनी मुश्किल हुई मुझे घर वापस आने में। आप भी नहीं आए ढूंढने, न एकम जी आए। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची, मैंने भी तुझे ढूंढने की कोशिश की पर तू कहीं मिली ही नहीं, फिर अपनी किस्मत पर रोकर बैठ गई। एकम तो रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछता है कि मिली या नहीं। बैठो बेटा। फिर दिव्या की तरफ मुड़कर बोली, आप भी आओ बेटा। बातें करते करते वो लिविंग रूम में आ गए थे। दिव्या इतनी बड़ी हवेली देखकर हैरान थी। हवेली बेशक पुरानी थी, पर अंदर सारा सामान आजकल के फैशन के मुताबिक था। दरवाजे के सामने ही खुला गार्डन था। उसके चारों तरफ कमरे बने थे। वो लोग वहाँ से दाई तरफ मुड़े थे। दिव्या उनके पीछे सब कुछ ध्यान से देखते हुए आ रही थी। तभी सरला की आवाज़ सुनकर चौंकी और उसके इशारे को समझती हुई सोफे पर बैठ गई। मम्मी जी, ये रेनू दीदी हैं। उस दिन मैं जब टॉयलेट गई न तो मैं बेहोश हो गई थी। दीदी भी वहीं आई हुई थी। वो मुझे अपने घर ले गई। होश आया तो इन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे एड्रेस ही पता नहीं था, बस हवेली पता था। हवेली का नाम भी नहीं पता था। रेनू दीदी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। फिर उन्होंने फ़ोन पर ढूंढकर हवेली का पता निकाला और आज लेकर आई। मम्मी पता है ये न पुरातत्व विज्ञानी है। ये मेरे साथ इसलिए आई हैं क्योंकि इन्हें पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट है। मनु सरला से बच्चों की तरह चिपक कर बैठी मासूमियत से बोले जा रही थी। सरला ने दिव्या की तरफ हैरानी से देखा। नमस्ते सरला जी। मनु तो बहुत ही सीधी है। इसे तो ये भी नहीं पता कि आप राजनीति में हैं। अगर ये बता देती तो हम कब का घर ढूंढ लेते। उस दिन हम किस्मत से मिल गए। हमारी पार्टी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर थी। मैं नीचे वाले टॉयलेट में गई तो वहाँ जगह नहीं थी, सो मैं सेकंड फ्लोर वाले टॉयलेट में आ गई। वहाँ ये मुझे बेहोश मिली। मैंने इसे ट्रीट किया पर इसे होश नहीं आया, तो मैं इसे अपने दोस्तों की मदद से हॉस्पिटल ले गई। जाते हुए मैं होटल के रिसेप्शनिस्ट को बता गई थी कि सारे फ्लोर्स पर इसकी पहचान बताकर अनाउंस करवा दे कि इसे मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। आपको पता नहीं लगा? नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बाकी शोर ही इतना था, पता कैसे चलता। मैंने इसे बहुत ढूंढा, बस रिसेप्शन पर पूछना भूल गई। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? सरला देवी कैसे बताती कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी? फिर अनाउंसमेंट हुई या नहीं, उसे क्या पता। फिर उसे 2 दिन हॉस्पिटल में रखा और ट्रीट कराया। हम देखते रहे कि कोई इसे लेने आएगा। जब कोई नहीं आया तो मैं इसे अपने घर ले गई। इसे बस किसी एकम और आपका नाम पता था। या हवेली का नाम तो ढूंढने में टाइम लग गया। दिव्या बोली, चलो जो भी हुआ तुम घर तो आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। कहकर उन्होंने मनु को गले लगाकर उसके माथे को चूम लिया। फिर नौकर को बुलाकर बोली, इनके खाने के लिए कुछ लाओ, भूख लगी होगी इनको। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं लगी, रास्ते में खा लिया था, थक गए हैं, आराम कर लें, मनु बोली। अरे मैं भी पागल हूँ, इतनी दूर से आए हो, थक तो गए ही होगे। मानसी बेटा, तुम तो अपने कमरे में रहोगी, तुम्हारी रेनू दीदी ये बगल वाले कमरे में रह लेंगी। मैंने इनका सामान वहाँ रखवा दिया है, सरला बोली। ठीक है मम्मी जी, कहकर मनु ने दिव्या का हाथ पकड़ा और बोली, चलो दीदी आपको अपना और आपका कमरा दिखाऊं। वो दिव्या को अपने साथ आंगन में से होते हुए सामने की लाइन क्रॉस करके बाहर की तरफ आ गई। उसके बाएं तरफ के कमरों में पहला कमरा मनु का था। मनु कमरा खोलकर अंदर आई। उन्हें पता था कि कमरे में कैमरा है, इसलिए उन्होंने वहां कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बोली जिससे सरला को उन पर शक होता।
वो पूरी एक्टिंग के मूड में थी। दिव्या कमरे को ध्यान से देख रही थी। उसने एकम की फोटो को देखकर पूछा, ये कौन है? बड़ा हैंडसम है, किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। ये मेरे पति एकम है, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत हैंडसम है, मनु बोली। हाँ सच ही कहा था तुमने, बहुत ही हैंडसम है, ऐसा लगता है कोई मॉडल है, दिव्या बोली। दोनों खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ऐसे ही बात करते हुए बेड पर लेट गए। मनु बोली, दीदी मैंने ये भी कहा था ना कि मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ज़रूर मुझे ढूंढा होगा। देखा है ना, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने बताया था। ये मुझे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखती हैं। हाँ, जैसा इनके बारे में अखबारों में पढ़ा था, बहुत ही अच्छी हैं। जब तुम बता रही थी कि तुम इतने बड़े घर में रहती हो तो मैं सोचती थी कि तुम यूं ही सेखी मारने के लिए कहती हो। अब देखकर यकीन हुआ। दीदी मैं क्यों झूठ बोलूँगी, चलो आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कहकर वो दोनों उठकर साथ वाले कमरे में आ गए। ये कमरा मनु के कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन उतना ही शानदार था। उसने अपने कपड़े अलमारी में रखे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस कमरे में भी कैमरा होगा। दिव्या ने मनु को सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने बिना किसी भी गलत हरकत के चुपचाप बेड की चादर को झाड़ा और दोबारा बिछा दिया। हर एक चीज उठाकर सफाई की। देखने से लग रहा था कि वो साफ सफाई कर रही है, पर असल में वो देख रही थी कि कैमरे के अलावा कोई और सामान तो नहीं है। उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो बाथरूम में गई और इसी तरह टिश्यू पेपर से एक एक उठाकर सफाई की। वहाँ उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। दिव्या इस कमरे को भी ध्यान से देख रही थी। वो उसने देख लिया था कि कैमरा कहाँ है। वो कैमरे की रेंज से बाहर खड़ी हो गई और बेड पर बैठी मनु को कैमरे की तरफ इशारा करती हुई बोली, वाह मानसी, मेरा कमरा भी कुछ कम नहीं है। कितनी शानदार हवेली है, मन करता है हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। मैं भी तो आपसे कह रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाइए। मैं भी तो कितना दिन रही हूँ आपके घर दीदी। एक हफ्ते में तो आपसे सिर्फ हवेली के 2-3 कमरे ही देखने वाले हैं। हवेली देखने के लिए तो महीना चाहिए। और पता है, आप अपने और मेरे कमरे को देखकर ही हैरान हो रही हैं। अगर आप मम्मी का कमरा देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ठाकुरों की शान शौकत का इतना सुंदर है कि मैं खो ही गई थी। तभी दिव्या के कान पर लगे ईयरफोन में सरला की आवाज़ आई। वो मनु को कान की तरफ इशारा करती हुई बोली, मनु मैं टॉयलेट हो आऊँ? जब से चले हैं मैं गई ही नहीं हूँ। अंदर जाकर वो सरला की बातें सुनने लगी। सरला कह रही थी, अब तक तो सब ठीक है। सुनो, जब तक मैं न कहूँ कोई कुछ नहीं करेगा। शायद ऐसा कुछ न हो जैसा हम सोचते हैं। सच में ये कोई डॉक्टर ही हो। इसका कार्ड मांग कर देखती हूँ। बाकी मनु और इसके बर्ताव से लगता तो नहीं है कि कुछ हो सकता है। हम भी इस हवेली में रह रहकर पागल हो गए हैं शायद। कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। दिव्या ने सब सुन लिया था। उसने फ्लश चलाया और हाथ धोए, फिर बाहर आ गई। वो मनु को बहुत खूब का इशारा करते हुए बोली, टॉयलेट बहुत ही शानदार है यार, तुम अमीरों का भी क्या कहना, हर चीज़ शानदार। सरला उसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर दिव्या को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो समझ गई कि वो अपने कमरे में चली गई है। रेनू दीदी, यहाँ सब कुछ है, पर मेरे पति एकम कभी यहाँ नहीं आए। कभी कभी अजीब सा लगता है कि कभी उन्हें कोई और लड़की तो नहीं पसंद, किसी और ने तो उन्हें अपने रूप जाल में फंसा लिया। पर दूसरे ही पल सोचती हूँ कि मुझे क्या लेना, वो जहाँ हैं खुश रहें। मैं तो यहाँ उनके बिना बहुत खुश हूँ। पता है दीदी, उस दिन की पार्टी बहुत ही अच्छी थी। पता नहीं मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई। जानते हो, एक से बढ़कर एक लोग थे वहाँ, और खाने को इतना कुछ। पता नहीं दोबारा वहाँ जाने का कब मौका मिलेगा। कम वक्त तबीयत को भी उसी दिन खराब होना था। मुंह बनाते हुए मनु बोली, चलो अपनी मम्मी से कह देना दोबारा ले जाएंगी। अगर हो सके तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी देख लूँगी कैसी होती है अमीरों की पार्टी। दिव्या बोली, आप भी तो वहाँ पार्टी में ही गए थे? मनु ने पूछा। अरे वो तो हम कॉलेज फ्रेंड्स की गेट टुगेदर थी, वही सिंपल सी पार्टी थी, दिव्या बोली। सरला अपने कमरे में टीवी ऑन करके इनकी एक एक हरकत एक एक बात देख और सुन रही थी। उसे सब नॉर्मल लग रहा था। दीदी आप चिंता न करना, मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी आपको। दीदी आपके फ़ोन कवर के लिए सॉरी, आपको आपकी मम्मी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था।
अगर पहले पता होता तो मम्मी को न देती। असल में मैं मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार जो दिया है। उन्हें आपका कवर पसंद आया तो मैंने निकाल कर उनके फ़ोन पर लगा दिया। और किस्मत की बात देखो, उनका फ़ोन भी आपके फ़ोन जैसा ही है, कवर आ भी गया। मैं आपको और दिला दूंगी, मनु बोली। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा महंगा वाला ले देना। एक बार को मन किया था कि रहने देती हूँ, फिर लगा कि एक मम्मी का गिफ्ट दूसरी मम्मी के पास ही तो जा रहा है। उसे उबासी आ गई तो मनु बोली, दीदी रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, कहकर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दोनों अपने कमरे में आकर लेट गईं। फिर फ़ोन निकाल कर ग्रुप चैट करने लगी। ग्रुप में बाकी चारों भी थे। उन्होंने यहाँ तक आने से लेकर अब तक क्या हुआ वो सब ग्रुप में बता दिया। तुम लोग ऐसे ही ध्यान से काम करना। सुनो, कैमरे का ध्यान रखना, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना, एकम बोला। हाँ, और हमेशा सरला के दिमाग की तरह सोचना कि अगर वो इस सिचुएशन में होती तो क्या करती, फिर खुद वो ही करना। जंग या मैच कुछ भी जीतना हो तो पहले अपने राइवल को देखो, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह करो, तब उसे मात दे सकते हैं। अतुल ने अपने ढंग से लिखा। अरे यार, सीधी सी बात है, बस आंख नाक कान खुले रखना, कुछ भी हो, डरना नहीं, दबना नहीं। नितिन ने मैसेज किया। ओके सर, मैं समझ गई, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, गुड नाइट टू ऑल। मनु। तभी मनु के फ़ोन पर एकम ने अपने अलग अकाउंट से मैसेज किया। अपना ध्यान रखना, मेरे सपने देखना, लव यू एंड मिस यू एकम। मिस यू एंड लव यू बहुत बहुत ज़्यादा, मनु ने कहा। जब मनु ने दोबारा ग्रुप में देखा तो सबने गुड नाइट कहकर चैटिंग बंद कर दी थी। दोनों ने चैट डिलीट की और सो गई। दोनों ने लेट कर ऊपर चादर ओढ़कर चैटिंग की थी, इसलिए सरला को पता नहीं चला। उसे लगा कि दोनों सो गई हैं तो वो भी सो गई। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बाहर गार्डन में जॉगिंग के लिए निकली। यहाँ उनकी बात कोई नहीं सुन सकता था। दिव्या बोली, सुनो, मैंने कल सरला को किसी से बात करते सुना था कि वो आज किसी काम से शहर जा रही है। आज हमारे पास वक्त है, हम हवेली चेक करते हैं, कहकर दिव्या हंसने लगी, ताकि अगर कोई देख भी रहा हो तो उसे लगे कि वो आपस में वैसे ही बात कर रही हैं। फिर दोनों नहा धोकर ब्रेकफास्ट करने आई। सरला कहीं जाने को तैयार थी। वो बोली, बेटा मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, अगर ज़रूरी न होता तो मैं कभी नहीं जाती। मानसी, इनकी खातिरदारी करना, कहकर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ चली गई। दोनों ने खाना खाया और गार्डन में टहलने निकल गई। टहलते टहलते वो इस हिस्से में पहुंची जहां एकम के पापा को रखा हुआ था। वो बचा बचा कर वहां पहुंच गई। दिव्या को एक हैरानी हो रही थी कि इस बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं था। उसने जब मनु से यह सुना था तभी उसे अजीब लगा था कि सरला जैसी शातिर औरत ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। कभी लगता है कि कमरा लॉक है इसलिए गार्ड नहीं रखे होंगे। वैसे भी लोगों को डरा रखा है कि यहाँ ठाकुर का भूत रहता है, तो यहाँ कोई आता नहीं था। फिर भी वो बच बच कर आगे बढ़ रही थी। वो उस कमरे के पास पहुंच गई जहां उस नशेड़ी आरुष को रखा हुआ था। दिव्या ने खिड़की से झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। मनु हैरान। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था, वहां एक भी सामान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद यहाँ सामान देखा। लता यहाँ रखे हुए एक बेड पर बंधी हुई थी, यहाँ पर सोफे पर सरला बैठी थी। ये हो क्या गया? मनु बहुत ही धीरे से बोली। फिर वो भागकर आगे ठाकुर जी के कमरे की तरफ गई। वो भी खाली था, वहाँ भी कोई सामान नहीं था। मनु की बात सुनकर दिव्या ज़्यादा परेशान थी। तब दिव्या के दिमाग में एक बात आई। वो बोली, यार इतने आलीशान कमरे खाली पड़े हैं, तुमने ज़रूर सपना देखा होगा। अक्सर हम यूं ही सपने को सच मान लेते हैं। मनु भी दिव्या की बात समझ गई। बोली, हाँ यही हुआ होगा, सपना ही देखा होगा। अकेले रह रहकर मैं भी पागल हो रही हूँ, मनु बोली। वैसे बात तो है कि इतने शानदार स्ट्रक्चर हैं, दिव्या बोली। दिव्या ने फ़ोन पर फ़ोटो खींची। उसके फ़ोन में एक ऐप था जिससे वहाँ लगे छुपे हुए कैमरे भी फ़ोटो में नज़र आ जाते थे। दिव्या ने देखा कि यहाँ कोई कैमरा नहीं था। पास वाली बिल्डिंग पर कैमरा था जो चारों तरफ घूम रहा था। दिव्या ने चालाकी से जब कैमरा उनकी तरफ हुआ तो वो नीचे की तरफ चल दी, मगर जैसे ही दूसरी तरफ हुआ तो वो मनु को खींचकर ऊपर की तरफ चल दी। दोनों ध्यान से इधर उधर देखते हुए चौथी मंजिल की तरफ चल दी। उन्हें डर था कि कैमरे के अलावा भी कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस न लगा हो।
इसलिए वो जानकर कुछ कुछ बातें कर रही थी। वहाँ भी वो एक एक कमरे में गए और अंदर देखने लगी। फिर दिव्या बोली, वाह क्या हवेली है। पता है मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन पापा के कहने पर साइकोलॉजी पढ़नी पड़ी। वो फोटोज खींचती हुई इधर उधर फिरती रही। वो लोग कैमरे से बचकर ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है। वो लोग कुछ सोचने लगी। दिव्या सीढ़ियों पर खड़ी हर कोने की फ़ोटो खींच रही थी। उसने देखा कि यहाँ भी कोई कैमरा नहीं था। उसने अपने बैग से चोर चाबी निकाली और ताला खोल दिया। उन्होंने सारी छत पर देखा, सामान ही सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। दिव्या जानती थी ये स्मेल एसिड की है और ये दाईं तरफ से आ रही है। उसने मनु को पीछे ही रोक दिया और खुद उस स्मेल की तरफ गई। स्मेल एक बड़े से टंकी से आ रही थी। उसने टंकी के पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। उसमें 2 लाशें थीं जो तेजाब की वजह से पूरी तरह जल गई थी। उनकी हालत देखकर उसे उल्टी आने को हो रही थी, पर उसने खुद पर काबू किया और जल्दी से टंकी की कई फोटोज खींची और मनु को लेकर वहां से भाग ली। जल्दी से उसने ताला लगाया। मनु पूछती रही कि क्या हुआ, पर वो मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को बोली। फिर वो कैमरे से बचते हुए नीचे गार्डन में आकर बैठ गई। वो अब कैमरे में दिख रही थी, पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। दिव्या जानबूझकर कैमरे की तरफ पीठ करके बैठ गई, पर मनु का मुंह कैमरे की तरफ था। दिव्या बोली, मैं कुछ भी बोलूं तुम कोई भाव मत दिखाना। सुनो, ये सरला तो हद से ज़्यादा शातिर निकली। ऊपर वो टंकी एसिड से भरी हुई थी। उसमें 2 लाशें थी। मुझे नहीं पता वो किसकी होगी। लाशों की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि पता नहीं चल रहा था कि आदमी है या औरत। अच्छा ऐसा करो, सोचो मैंने कोई चुटकुला सुनाया है, तुम हंसो। मनु हंस दी, ऐसे जैसे वो कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं। दिव्या आगे बोली, हमें और सतर्क होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरला ने सीसीटीवी में देख लिया होगा कि तुम इस तरफ आई हो, लेकिन ये पता नहीं होगा कि तुम उस कमरे में भी गई हो। पता नहीं वो किसकी लाशें हैं, कौन होगा जिसे इसने ऐसी मौत दी, या ये हमेशा ही ऐसे ही करती होगी। अच्छा अब उस तरफ भी चलो, नहीं तो वो शक करेगी। कहकर दिव्या ने इस बिल्डिंग के पास ही एक तरफ इस जैसी ही बिल्डिंग थी, उस ओर चल दी। वो मन में काफ़ी डरी हुई थी, पर ऊपर से निडर होने का नाटक कर रही थी। वो नीचे के कमरे देखने लगे। ये कमरे बंद थे। उन्होंने खोलने की कोशिश नहीं की, बस बाहर से फोटोज खींचती रहीं। चलो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। कहकर दिव्या उसे ले आई। वो आकर गार्डन में बने झूले पर बैठ गई। दिव्या ने अतुल को छत पर पड़ी टंकी में मिली लाशों की फ़ोटो भेज दी और मैसेज किया कि जल्दी आ जाओ। वो लोग कुछ देर वहीं बैठे बातें करती रही। फिर वो उठकर अंदर आ गई। नौकरों के सामने वो दोनों नाटक करते हुए बातें कर रही थी। मनु, तुम्हारी हवेली में छोटी छोटी कितनी ही हवेलियां हैं, क्या नक्काशी है। सच में दिल खुश हो गया। मुझे तो ऐसी हवेलियां बहुत अच्छी लगती हैं, दिव्या बोली। हाँ जी दीदी जी, मुझे भी बहुत पसंद है, तभी तो मैं यहाँ वापस आई रहने को। रहने को तो शहर में भी रह लेती, पर एक बार यहाँ आने के बाद कहीं और रहने का दिल नहीं करता, मनु बोली। दोनों आकर लिविंग रूम में बैठ गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। नौकर उसे बुलाने आया। छोटी बहू रानी, खाना लग गया है। अच्छा हम हाथ धोकर आते हैं, कहकर उसने दिव्या की तरफ देखा और कहा, चलो दीदी खाना खा लेते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल पर आई। वो अभी खाना खाने ही लगी थी कि दरवाज़ा खुला और उसमें से एकम, अतुल, नितिन और कुछ पुलिस वालों के साथ अंदर आया। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। मम्मी नहीं है क्या? एकम ने नौकर की तरफ देखा और पूछा। मनु ने खड़ी होकर एकम को नमस्कार किया। एकम बोला, मानसी ये मेरे दोस्त हैं। ये मेरा दोस्त और असिस्टेंट नितिन और ये मेरा दोस्त अतुल है। इन्हें यहाँ कोई काम था सो ये लोग यहीं रुकेंगे। इनके लिए भी खाना लगाने को कह दो। मनु ने उन्हें ऐसे नमस्ते किया मानो आज ही पहली बार मिली हो। फिर एकम ने उन दोनों को मानसी से मिलवाया। ये मेरी वाइफ है मानसी। उन दोनों ने भी सर झुकाकर नमस्ते किया। उन्हें पता था कि सरला उनकी एक एक हरकत देख रही होगी, इसलिए वो पहले ही नाटक करने लगे। एकम की नज़र रह रहकर मनु की तरफ घूम जाती थी। अभी एक ही दिन हुआ था उन्हें अलग हुए और उसे लग रहा था मानो सदियों के बिछड़े हुए हों। अतुल ने उसे क्वनी मारते हुए, उसे छेड़ते हुए गाना गुनगुनाया।
ये अरमा है शोर नहीं हो, तन्हाई के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। क्यों, ठीक कहा ना? बकवास बंद कर और चलकर खाना खा। चल बैठ, एकम बोला। पर वो मन में सोच रहा था कि दिल तो मेरा भी यही गा रहा है, पर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। उसने सरला को फ़ोन किया। हेलो मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ घर आया हूँ, आप कहाँ हैं? अरे बेटा, मुझे पहले बताना था, अब मैं तो तुम्हारे शहर आई हुई हूँ, ज़रूरी काम था, थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तुम लोग खाना खा लो। मानसी से कहना इनकी अच्छे से खातिरदारी करे। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। एकम ने नितिन की तरफ देखकर इशारा किया। उसने झट से अतुल को उसका फ़ोन लौटा दिया। फ़ोन पर सरला की लोकेशन शो हो रही थी। अतुल ने वो शहर में अपनी टीम को भेज दिया। वो जल्दी से बताई हुई जगह की तरफ चल दिए। सरला उस वक्त किसी बड़े अमीर दोस्त के साथ किसी होटल में रंगरलियां मना रही थी। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उसे पकड़ने के लिए जाल बिछ रहा है। वो लोग अपने आप में मस्त थे कि वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया। उसे लगा कि खाना आया होगा। उसने अपनी नाइटी को ठीक किया और आकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला और दो लेडी पुलिस ने अंदर आकर उसे पकड़ लिया। सरला ने खूब शोर मचाया। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ? बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। आज पकड़ोगे, कल मैं छूट जाऊंगी। फिर देखना तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। छोड़ दो मुझे, टंडन जी बचाइए मुझे। शोर शराबा सुनकर कई कंपनियों का मालिक मोहिंदर टंडन उठकर बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? टंडन ने भी नाइट गाउन पहन रखा था। उसके निकलते ही प्रेस वालों ने उसकी भी फोटोज खींच ली। वो गुस्से से गालियां निकाल रहा था, कभी प्रेस वालों को तो कभी सरला को। उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। अतुल ये सब फोन पर लाइव देख रहा था। उसने अपने दोस्त जो मीडिया में था उसको कहा कि टीवी पर सारा कुछ लाइव दिखा दे ताकि किसी को बचने का चांस न रहे। दुनिया भर में ये खबर लाइव चल रही थी। सरला और टंडन जाने पहचाने चेहरे थे तो लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। अतुल ने टंडन के घर फोन करके टीवी देखने को कहा। उसकी पत्नी ने जैसे ही ये सब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे नहीं पता था कि उसका हस्बैंड ऐसा होगा, और वो भी सरला के साथ। सरला उसकी खास दोस्त थी। वो उसी वक्त होटल के लिए निकल पड़ी। होटल घर के पास ही था। अभी तक वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। सभी उन दोनों से कुछ कुछ पूछ रहे थे। इतने में वहाँ मिसेस टंडन आ गई। उसने पहले तो सरला को थप्पड़ मारा, फिर अपने पति को, और दोनों को गालियाँ देने लगी। पत्रकार उनसे पूछने लगे कि वो कौन है। वो बोली, मैं मिसेस टंडन हूँ। हाँ जी, ध्यान से सुन लो, ये मेरे पति हैं और ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज टाइम की। इसने पहले मेरी सहेली अनीता के साथ भी धोखा किया। अनीता ठाकुर विक्रम की पत्नी थी। इसकी दो बेटियां थी। इसका पति इसे मारता था। ये बेटियों को लेकर अनीता के पास आई। उस बेचारी ने तरस खाकर इसे अपने घर में रखा, लेकिन इसने उसके पति को ही अपने बस में कर लिया और उसके बच्चों की माँ बन गई। बेचारी अनीता, जब इसे इस धोखे का पता चला तो वो अपने बेटे और पति को छोड़कर जाने कहाँ चली गई। पर मैं अनीता नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं आज ही सबके सामने इन्हें तलाक देती हूँ। सब लोग सुन लो, मेरा नाम सुमन है। आज से मैं मिसेस टंडन नहीं, सुमन हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो इसके बारे में इतना सब जानने के बाद भी इसे अपने घर आने दिया। अब मेरी आंखें खुल गई है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से चिल्लाती रही। उधर एक ढाबे पर एक औरत टीवी के पास बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। ढाबे के मालिक भोले ने देखा। वो उसके पास आया। बुआ, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कौन है ये? तेरा इससे कोई नाता है? हाँ पुत्र, इसका मुझसे नाता है। तू अक्सर पूछता था कि मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। ये जो औरत है ना, इसने मेरा घर तोड़ दिया। इसने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। मुझे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा इसकी वजह से। अच्छा हुआ, इस घटिया औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन तो भरता ही है। क्या कह रही हो बुआ तुम? ये जिस अनीता की बात कर रही हो, क्या तुम वो अनीता हो, ठाकुर विक्रम की पहली पत्नी? भोला बोला। हाँ पुत्र, मैं वही अनीता हूँ जिसने इस कमीनी को दोस्त समझकर तरस खाकर अपने घर में रखा, पर उसने मेरे पति को ही अपने बस में कर लिया। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। मैं क्या करती? लड़ती झगड़ती, लोगों के सामने अपना तमाशा बनाती।
गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी सहेली को ये मौका दिया। मेरा पति उसकी तरफ खिंचा, इसमें भी मेरी ही गलती है। शायद मेरे ही प्यार में कमी रह गई होगी। उस वक्त अगर भैया मुझे नहीं बचाते तो जाने वो ट्रक ड्राइवर मेरे साथ क्या करते। उस वक्त उन्होंने मुझे आसरा दिया और अपनी बहन बना कर रखा। आजकल ऐसा कोई मिलता कहाँ है, अनीता बोली। बुआ जी, आपको आपका बेटा ढूंढता होगा, आपको उसकी भी याद नहीं आई, भोले की पत्नी बोली। उसे लालच था कि ये इतनी अमीर है, इसका बेटा इसे लेने आएगा तो 10-20 लाख तो यूं ही हमें दे जाएगा। क्या पता अब तो सोना समान हो गया होगा, उस वक्त काफी छोटा था, अनीता बोली। इधर हवेली में प्लान ए तो सफल हो गया, बाहर फोर्स आ चुकी थी, अब प्लान बी की बारी थी। एकम चलो, कमान तुम संभालो, अतुल ने कहा। रंगिया, सारे नौकरों को इधर बुला लो, सबको, वो जो छोटी हवेलियों में हैं उन्हें भी यहाँ बुलाओ, एकम ने अपने वफादार नौकर से कहा। कुछ ही देर में सारे नौकर उनके सामने थे। उन्हें लिविंग रूम में बिठा दिया गया। दरवाज़ा बंद करके 2 पुलिस वालों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। फिर रंगिया को लेकर मनु और दिव्या के साथ उस छोटी हवेली की तरफ गए। वहां वो सीधे छत पर गए। दिव्या उन्हें टंकी के पास ले गई। सभी लाशों को देखकर हैरान रह गए। साहब, मुझे लगता है कि ये लता और छोटे ठाकुर की लाश है। मैंने 2 लोगों को लाशें इस तरफ लाते देखा था। बड़ी ठकुराइन भी इनके पीछे ही थी। इनके कपड़े फटे हुए थे। छोटे ठाकुर को गोली लगी थी। मुझे लगता है कि ठकुराइन ने ही उसे गोली मार दी। नौकरों की खुसुर फुसुर से पता चला कि लता इतना जुल्म नहीं सह पाई और मर गई। तब हवस के अंधे छोटे ठाकुर ने ठकुराइन को पकड़ लिया और उन्होंने उसे गोली मार दी, रंगिया ने बताया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं मेरे घर में, एकम ने दूर फोन करते हुए अतुल से बिना नजरें हटाए कहा। मैंने फ़ोन कर दिया, मगर गेट कीपर फोर्स को गेट के अंदर ही नहीं आने दे रहा है, अतुल बोला। मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। तब एकम ने मेन गेट कीपर को गेट खोलने का हुक्म दिया। गेट उसी वक्त खुल गया। फोर्स अंदर आ गई और पूरी हवेली में सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान सबसे आखिर में बनी हवेली में से बड़े ठाकुर बेहोशी की हालत में मिले। एम्बुलेंस पहले ही तैयार थी। उन्होंने बड़े ठाकुर को जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया। एकम ने शिवम को फ़ोन करके पापा को खुद ट्रीट करने को कहा। सारा कुछ सॉल्व हो गया था। अतुल और दिव्या ने रंगिया के बताए लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। उन्होंने एकम और मनु को वहीं रुकने की सलाह दी। उनके जाने के बाद पिछली हवेली से एकम को पुरानी तस्वीरें मिली, जिसमें उसकी माँ की तस्वीरें भी थी। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आई। वो फोटो को गले लगाकर बोला, माँ तुम कहाँ हो, कब मिलोगी, क्या मेरी कभी याद नहीं आती। वो जोर जोर से रो दिया। माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। माँ, बहुत साल हो गए, पर आज मैंने उसे इस घर से निकाल ही दिया। बस अब तुम भी आ जाओ। मनु ने आकर उसे गले लगा लिया। मनु उसे हौसला देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, कभी न कभी तो किसी की नज़र उन पर पड़ेगी ही, और माँ हमें आकर मिलेंगी। रोना नहीं है, अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसने अपने दुपट्टे से एकम का मुंह साफ किया। एकम को अपने पापा की कोई चिंता नहीं थी। वो बस अपने माँ के बारे में सोचता था। किस तरह उस दिन इस औरत ने उसकी माँ की सरेआम बेइज्जती की। उस दिन वो माँ के कमरे में माँ को डराने के लिए खड़ा। एकम को उस दिन की लड़ाई का एक एक शब्द याद आ रहा था, जो उस दिन उसकी माँ और सरला के बीच हुई थी। उसे लगा मानो आज भी वो उसके सामने खड़ी है। सरला बोली, अनीता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में ठाकुर विक्रम का बेटा है। मैं मजबूर थी, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति ने 2 बेटियों के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब ठाकुर ने भी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पति जैसे भी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे सिवा किसी और औरत के पास जा ही नहीं सकते, और आज तक ये हर रात मेरे पास ही थे। मैं ये बात नहीं मान सकती। इन्होंने हमारी 15 साल की शादी में एक भी रात कभी बाहर नहीं गुजारी, अनीता बोली। हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरे पास नहीं आए थे। ये उस दिन की बात है जब तुम सुबह सवेरे ही किसी शादी पर गई थी। मुझे कुछ चाहिए था, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, याद है। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे से ले लूँ। मुझे लगा था कि ठाकुर तेरे साथ गए हैं और मैं तेरे कमरे में चली गई। मैंने अंदर कदम रखा ही था कि ठाकुर ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
वो नशे में धुत थे, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम लोगों के एहसानों तले दबी थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं। आज उस बात को 3 महीने हो गए। मुझे अब पता चला कि मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सरला बोली। अनीता उसी वक्त लड़खड़ा गई। जिस पति पर उसे नाज था वो ऐसा निकलेगा उसे पता नहीं था। इतने में ठाकुर अंदर आ गए। वो अनीता की हालत देखकर उसके पास आए, पर अनीता ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और बोली, मुझे बस ये बताइए कि ये जो कह रही है क्या वो सच है? क्या ये बच्चा आपका है? तुम मेरी बात तो सुनो। उस दिन मैं नशे में था, मैंने कुछ नहीं सुनना चाहती, बस हाँ या ना में जवाब दो, अनीता गुस्से में जोर से चिल्लाई। ठाकुर अनीता को बहुत प्यार करते थे। वो बताना चाहते थे कि उसने इस नशे की हालत में अनीता समझ लिया, पर वो सुनना ही नहीं चाहती थी, तो उसने सर झुकाकर हाँ कह दिया। सरला मन ही मन खुश हो रही थी, पर ऊपर से बेचारी बनी खड़ी थी। एकम को इन सब बातों में सिर्फ और सिर्फ पापा की गलती लग रही थी। उसकी मम्मी ने उन दोनों को कमरे से बाहर भेज दिया। खुद बेड के सहारे नीचे बैठी रोती रही और वो पर्दे के पीछे छुपा रो रहा था। वो चाहता था कि जाकर माँ को गले लगा ले, पर उसे लगा कि माँ पता नहीं क्या सोचेंगी। यही सोचकर वो चुपचाप वहीं बैठ गया। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो माँ नहीं थी। उसने हर जगह ढूंढा, माँ कहीं नहीं मिली। ये सब याद करके उसका दिल भर आया। वो वहीं नीचे बैठ गया। मनु जो उसके लिए चाय लेने गई थी वो आई तो उसने कप साइड पर रखा और भागकर एकम को पकड़ा। मनु ने एकम को ठीक से सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। उसने एकम को फिर से समझाते हुए कहा, एकम देखो, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। जहाँ इतने साल माँ को ढूंढने में लगाए हैं वहाँ थोड़े और सही हिम्मत नहीं हारा करते। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो मेरा और पापा का क्या होगा? एकम को चक्कर आ रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहा था। नितिन ने जब उसे ऐसे देखा तो वो भी भागकर उसके पास आ गया और अपने बैग से एक शीशी से 2 गोलियां निकाल कर दी, जिसे लेने के बाद एकम सो गया। उन्होंने उसे वहीं लिटा दिया। इसे क्या हुआ? क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? मनु ने चिंता करते हुए कहा। नहीं, बड़ी तो नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब इसकी मम्मी इसे छोड़ कर गई उस दिन वो उसी कमरे में था। इसने सरला अपनी माँ और पापा की सारी बातें सुनी थी। उस वक्त ये शायद 11-12 साल का होगा। इसके सामने सरला ने इसकी मम्मी को बताया कि वो इसके पापा के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसके पापा ने भी हामी भर दी और ये पर्दे के पीछे छुपा रोता रहा। ये रोते रोते सो गया। जब उठा तो माँ कमरे में नहीं थी। इसे यही बात परेशान करती है कि इसने अपनी माँ को नहीं रोका जब वो रो रही थी। उस वक्त इसने उन्हें चुप नहीं कराया। अगर कराया होता तो शायद वो न जाती। ये कई दिन कोमा में रहा। बस उस समय के बाद जब भी इसे माँ की याद आती है इसका यही हाल होता है। तुम्हें पता है ये दवा हम चारों के पास है, शिवम ने दी थी। कहता है कि अगर इसे कभी ऐसा हो तो 2 गोलियां दो, ये सो जाएगा, फिर जब उठेगा तो सब भूल जाएगा। और हाँ, ये लो एक शीशी तुम भी रखो अपने पास। वैसे तो एक इसकी जेब में भी होगी। उसने एकम के कोट की जेब में देखा, उसमें शीशी मिल गई। मनु ने पूछा, इनकी माँ को आपने कहाँ कहाँ ढूंढा? हमने हर तरफ इश्तिहार दिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, पर कोई फायदा न हुआ। पता नहीं आंटी कहाँ चली गई हैं। तभी नितिन का फ़ोन बजने लगा। नितिन ने फ़ोन देखा। फ़ोन अनजान नंबर से आया था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, कौन? जी, आप एकम जी बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई। मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, आपको क्या काम है उनसे? नितिन बोला। लेकिन गूगल पर तो ये नंबर एकम का शो हो रहा है, मुझे तो उन्हीं से बात करनी है, वो औरत बोली। उसकी भाषा में पंजाबी टच था। जब से ये नंबर लोगों को पता चला तो रोज़ एकम को लड़कियों के फ़ोन आने लगे। तब उसने ये नंबर नितिन को दे दिया। अब नितिन के पास ऐसे फ़ोन आने लगे तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, अगर कोई काम है तो बताओ, नहीं तो मैं फ़ोन रखने लगा हूँ। अच्छा जी, फ़ोन मत रखना। सुनिए, हमने टीवी में देखा, वो बता रहे थे कि एकम की मम्मी वो अनीता देवी जिसे वो कितने सालों से ढूंढ रहा है, वो हमारे यहाँ है। जब उठ जाए तो बात कर लेना। ये भोले की पत्नी चन्नो थी। क्या सच कह रही हैं आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम लेने आते हैं, नितिन बोला। लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? मुझे पैसे चाहिए अपने बेटे के भविष्य के लिए, चन्नो बोली।
अरे अगर आप ना भी मांगती तो भी एकम आपको पैसों से तौल देता। आप चिंता न करें, एड्रेस भेजिए। नितिन को बहुत जल्दी थी। देखिए मैं एड्रेस बता देती हूँ। ये ना NH1 पर राजस्थान से हरियाणा की तरफ आते हुए रास्ते में एक ढाबा है, भोले का ढाबा। बस यहीं इस ढाबे के पीछे हमारा घर है। और ये अनीता जी तब से हमारे यहाँ इनकी बुआ बनकर रह रही हैं, चन्नू ने बताया। ठीक है जी, आप वेट कीजिए, हम शाम तक आते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। भाभी जी आप बहुत ही लकी हैं एकम के लिए। जब से आई हैं उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और अब खुशियां आने वाली हैं। इसकी माँ का पता लग गया। सरला का लाइव शो देखकर एक ढाबे से फ़ोन आया है। वो एक सुनसान इलाके के ढाबे में जाकर बैठ गई थी, इसलिए हमें नहीं मिली। अब इसे होश आने दो, इसे इसकी माँ से मिलवाता हूँ। भाभी अगर हम इसे सरप्राइज़ दें? ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ हाँ सरप्राइज़ देते हैं, पर ये उठेंगे कब तक? मनु बोली। जल्दी उठ जाएंगे, आप जाने की अपनी तैयारी रखें, नितिन बोला। मनु अपना सारा सामान तैयार करने लगी। एकम को होश आ गया। नितिन ने उससे कहा, एकम एक ज़रूरी मीटिंग है, आज हमारा जाना भी ज़रूरी है। मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि तुम टेंस थे। अब चलते हैं। एकम का सारा काम नितिन ही देखता था। उसे यकीन था कि अगर नितिन कह रहा है तो सच में ज़रूरी होगा। सो वो वॉशरूम फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर आया तो नितिन और मनु बहस कर रहे थे। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए भाभी जी, अब यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए। अब सरला और उसके सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब घर में सब अपने लोग हैं, आप यहीं रहिए, नितिन बोला। नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लगता है। उसने एकम को देखा और उसकी तरफ भागी। एकम जी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं कार में बैठी रहूंगी, पर मुझे अकेले इस हवेली में नहीं रहना। अच्छा चलो, एकम बोला। फिर नितिन को बोला, अगर पीछे से इसे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? कभी कभी माहौल के हिसाब से अपने रूल्स बदल लेने चाहिए। नितिन ने एकम को ओके कहा और उसके पीछे से होते हुए बाहर जाते वक्त मनु को अंगूठा दिखाकर ओके कहा। फिर वो लोग सफ़र पर चल दिए। उसने GPS ऑन करके एड्रेस पर डाल दिया। तभी अतुल का फ़ोन आया। वो बहुत घबराया हुआ था। नितिन ने पूछा, क्या हुआ अतुल? वो सरला। अतुल के बात सुनकर नितिन के हाथों से फ़ोन गिर पड़ा। वो एकदम सन्न रह गया। जिस सरला से एकम और मनु खुद को आजाद समझ रहे थे, क्या वह सरला कुछ ऐसी चाल चलेगी जिससे एकम और मनु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या सरला को अनीता जी के ढाबे पर होने की खबर पता चल गई है? क्या एकम फिर से अपनी माँ को खो देगा? एकम और मनु की जिंदगी में सरला और कौन सा नया तूफान लाएगी? आखिर सरला ने अपने ही बेटे आयुष को मौत के घाट क्यों उतारा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।